हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और ओके, एनसीईआरटी के हल हम लोग कर रहे हैं और 24 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 24 तक हम लोग कर चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में बस हमारे 4 सवाल बचे हैं, 25, 26, 27 और 28। 27 और 28 गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन, यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, ये वाले हैं। 25 और 26 जो है वो थोड़े से आंकिक सवाल हैं। कुल मिला के इस क्लास में इस चैप्टर का काम हमारा हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 4-25 को देखते हैं पहले। 4-25 में क्या है? 4-25 एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या देखो n लिखी जाती है, तुम जानते हो फेरों की संख्या n लिखी जाती है। ये है 20। यहाँ पर लेते हैं जानकारी, भाई क्या क्या हमको दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं। जो जो हमें दिया है वो यहाँ लिख लेते हैं। फेरों की संख्या हो गई 20। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या को r मान लेते हैं और इसे लिख लेते हैं 0.1 मीटर। सेंटीमीटर में है तो मीटर में बना के लिख दिया मैंने इसे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये भी बताया हुआ है, ये है 0.1 टेस्ला, ये भी है। ठीक है, जो कुंडली के तल के लंबवत है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कुंडली के तल के लंबवत है। यदि कुंडली में धारा, अब कुंडली में जो धारा है देखो वो कितनी है, वो है 5 एम्पियर। कुंडली में धारा है 5 एम्पियर। ठीक, अब सवाल शुरू होता है। देखिए, सबसे पहली बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने क्या बताई है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के तल के लंबवत है। यहाँ क्या होगा कि हम सामान्य फार्मूला लगा देते हैं, अपना सूत्र लगा देंगे, उत्तर निकाल देंगे, लेकिन ये बात समझनी है कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। अब कुंडली का जो तल है, कुंडली का जो तल है, अब मान लीजिए ये कुंडली है ऐसे, ये कुंडली का अक्ष बना दूं और ये कुंडली बना दूं। मान लो देखो ये कुंडली बना दी मैंने, इसमें कोई धारा इस तरीके से बह रही है, फेरों की संख्या इसमें 20 है, तो कुंडली के तल के लंबवत है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इस दिशा में है। ठीक, ये तल है और ये इसके लंबवत है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इधर ही होना है। वो भी आप जानते हैं कि वो भी तल के लंबवत ही होता है। और दाएं हाथ की हथेली के नियम से उसे निकाल लेते हैं। मान लो करंट यूं घूम रही है तो वो भी। तो M और B के बीच का कोण क्या है अगर देखा जाए तो हो रहा है कि B के समांतर M हो रहा है, अगर देखा जाए तो ऐसे मान लें। यानी B और M के बीच का कोण अगर थीटा मान लूँ तो वो 0 हो रहा है। ठीक, या इधर को मान लो अगर M को तल के लंबवत दूसरी दिशा में, या फिर वो 180 हो रहा है, तो या मान लूँ उसको, या ऐसा कर दूँ इसको, तो थीटा बराबर 180 हो रहा है। क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया कि कुंडली के तल के लंबवत है, सिर्फ ये बताया, लेकिन धारा की दिशा क्या है, कुंडली, ये सब नहीं बताया। तो इसका मतलब होता है कि अगर ऐसे करंट घूम रही तो M इधर भी हो सकता है और M इधर भी हो सकता है, यानी B उल्टा भी हो सकता है। ठीक, तो दो बातें हो सकती हैं, एक B और M देखो एक ही दिशा में हो सकते हैं, या इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, B और M विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, उनके बीच का कोण 180 हो सकता है। अब यहाँ अगर मैं बल युग्म का आघूर्ण निकालता हूँ, बल युग्म का आघूर्ण, देखो पहला सवाल खड़ा हो जाएगा इस पे, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा मुझे। कितना होता है बताओ, कितना होता है बल युग्म का आघूर्ण? इसे कहते हैं टॉ, और ये होता है M B साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, M B साइन 0
तो ये आघूर्ण हो जाएगा 0। या अगर ऐसे देख लूँ तो m क्रॉस b, ठीक, तो m और b एक ही दिशा में है, मान लीजिए m और b एक ही दिशा में है, तो तब भी ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। और अगर ये कोण लगा दूँ 180 तब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 का मान जो है, हर चीज़ को लिख के चलते हैं, एक तरीका बनाते हैं, साइन 0 भी 0 ही होता है और साइन 180 भी 0 ही होता है, ये दोनों बातें। कुल मिला के बल युग्म का आघूर्ण इस पे 0 आ गया, ठीक, यानी इसका m द्विध्रुव आघूर्ण और इसका चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में या एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण से, ठीक। तो पहला सवाल पूरा हुआ, ठीक। यानी आघूर्ण कब लगता है? जब 0 ना हो, कोई कोण बनता हो, m और b के बीच में कोई कोण बनता हो, ठीक। बल युग्म का आघूर्ण 0 हो गया। कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या है? कुंडली पर लगने वाला परिणामी बल, इससे पहले के प्रश्न में हमने आप इस बारे में विचार किया था। परिणामी बल, परिणामी बल कैसे निकलता है? तो देखो यहाँ निकालते हैं स्थिति ऊर्जा, ये होती है -m अदिश गुणनफल b या -mb cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा है ये m और b के बीच का कोण है, थीटा है वो m और b के बीच का कोण है, जैसा कि यहाँ पे है। तो अगर ये स्थिर ऊर्जा बदलती है तो बल जो होता है -du/dr होता है, ठीक। यानी ये वो r है जो चुंबकीय क्षेत्र जिस r के कारण बदल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, b का मान कैसा है, b का मान कैसा है, b का मान है अचर, यानी b नहीं बदल रहा है। इस कुंडली में इधर से उधर जाने पे, इधर उधर जाने पे b का मान नहीं बदल रहा है। इसका मतलब बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये लूप नहीं रखा है, ठीक। अब अगर ये चीज़ r के हिसाब से ये b नहीं बदलता, यानी अगर ये चुंबकीय क्षेत्र r के अनुसार नहीं बदलता, यानी कोई r बना लें, कोई स्थिति बना लें लूप में, इधर से उधर जाएं, मान लीजिए इस लूप के अंदर इधर से उधर जाएं, इधर से उधर जाएं, कोई r देखें, परिवर्तन देखें, तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन r के कारण नहीं होता। स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन इस कोण के कारण होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ये आघूर्ण लगा है, बल युग्म का आघूर्ण। तो अगर बल युग्म का आघूर्ण निकालना चाहते हो, देखो सूत्र क्या है, ये है -du/d थीटा, ये है आघूर्ण का सूत्र, यानी घूमने के कारण। ध्यान रहे ये सूत्र यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक है, हर जगह लगता है, ठीक। स्थिर ऊर्जा में अगर स्थिर ऊर्जा का कोण के सापेक्ष अवकलन कर दें तो क्या मिल जाता है, बल युग्म का आघूर्ण मिल जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं टॉर्क। और अगर इसी स्थिर ऊर्जा का r के सापेक्ष, ठीक, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने पर कोई r मान लें, ठीक, मान लो चुंबकीय क्षेत्र, देखो एक r यहाँ मान लूँ, यहाँ कोई r मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ इस तरफ कोई dr, थोड़ा सा डेल्टा r मान लेता हूँ, मान लीजिए थोड़ा सा डेल्टा r मान लिया, देखो मैंने r में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अगर इसके अनुसार r के चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो बल लगता है, यानी बल लगने का कारण ये थीटा नहीं है, बल्कि ये चुंबकीय क्षेत्र बदलना चाहिए। और थीटा के कारण क्या लगता है, बल युग्म का आघूर्ण लगता है। यानी अगर आघूर्ण जानना चाहते हो, घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा कोई, तो घूमने में कौन सी चीज़ काम आती है, थीटा, कितने कोण पे घुमा हुआ है या घूमेगा, है ना। और बल पे कौन आता है, विस्थापन, स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन अगर यहाँ देखा जाए तो F, देखो ये माइनस लगा है यहाँ पे और ये हो गया -mb। हम इस चीज़ को अक्सर छोड़ के चलते हैं और यहाँ किया है मैंने d/dr, ये लगा दिया मैंने, ऐसे अवकलन कर दिया, देखो इसका, तो F प्लस हो गया, देखो तो ये हो गया m cos थीटा dB/dr, देखो ये चीज़ आ रही है। तो यह बल है, ये क्या है, ये बल है, परिणामी बल है ये। अब यहाँ पे ये शून्य होगा, देखो क्यों होगा ये शून्य, बताओ क्यों, क्योंकि dB/dr शून्य है,
क्यों? क्योंकि B जो है वो अचर है। ये देखो, ये देखो, यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर नहीं बदलता तो लूप के अंदर स्थिर ऊर्जा जो संचित होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता, dr के कारण, विस्थापन के कारण, तो बल नहीं होता। और अब देखते हैं आगे क्या पूछता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर औसत बल। देखो, चुंबकीय बल तुम जानते हो, तुम तो जानते हो सब कुछ, अब तुम जान गए हो। जो चुंबकीय बल होता है जरा उसके बारे में बताओ एक बार। चुंबकीय बल Fm ये क्या होता है? ठीक, ये होता है QV क्रॉस B। QV B से निकालते हैं हम, या तो ऐसे निकाल सकते हैं इसको, या होता है ILB। ILB ये भी होता है ये, ठीक, ILB से भी निकाल सकते हो। ठीक, अब इसमें क्योंकि हमारे पास एक धारा, एक विद्युत धारा जो हमें दे रखी है, तो अगर हम देखें इसे ILB से निकालना चाहें ऐसे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए, नहीं धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होनी चाहिए, और वो हम देख रहे हैं कि वो है। मान लीजिए ये लूप है ऐसे, और इधर को चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इसमें, तो हम देख रहे हैं कि तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है और इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस तरफ यूँ, तो लंबवत है मामला, बल लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक, तो ये ILB हो गया। अब इसमें धारा का मान मिल गया हमें। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? लगने वाला कुल औसत बल क्या है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या है? तो कुल मिला के ये जो बल है ये उन सारे इलेक्ट्रॉनों पर है जो इसमें हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इस लूप में सब पे है ये। अब सवाल ये है कि कुल बल है ये टोटल। अब इस बल को इलेक्ट्रॉन के नंबर से भाग कर देता हूँ, ये कुल इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो ये जो बल बन गया देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन पर बन गया। ये है लूप में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो n है वो क्या है? यहाँ पे n कुछ अलग है। लूप में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, ये है। अब ये मैं निकालूंगा कैसे? ठीक, ये होती चीज़ क्या है? ये होता है, देखो कुछ ऐसा, ये होता है n जो है कितना वॉल्यूम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई है ना, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये जो चीज़ होती है ये होती है NaL, ये होती है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोल देते हैं इसको। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का मतलब इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो कुछ गड़बड़ ना कर देना, ये तार है मान लीजिए, है ना, ये तार है, देखो ऐसे तार पूरा, इस तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये है, ये इस कुंडली का नहीं, कुंडली का नहीं, बल्कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये A है यहाँ पे। ठीक, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। इसका जो पूरी लंबाई है वो 2πr के बराबर है। देखो n कितना, n बताया गया है, n बताया है 10⁻29, ये हो गया लो। और ये त्रिज्या, इससे क्या निकालेंगे? ये L निकालेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बता रखा है 10⁻⁵ मीटर में ही है ये लो। और पूरी लंबाई कितनी है लूप की? 2πr, ठीक, ये है। ठीक, और कुल कितने फेरे हैं? सवाल ये भी तो है कि कुल कितने फेरे हैं, तभी तो निकलेंगे। तो कुल फेरों की संख्या 20 है, 20। और ये जो इलेक्ट्रॉन है देखो, वहाँ मैंने फेरों को n बना रखा है ना, इसे इलेक्ट्रॉन को E लगा लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है ऐसे, ये चीज़ आ गई है। ये कुल हो गई कुल तार की लंबाई, 20 बार तार लिपटा हुआ है ना, उसमें धारा है। और ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हो गया एकांक आयतन में, यानी कुल मिला के ये हो गया कुल आयतन, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये लंबाई हो गई पूरे तार की 20 के 20 चक्रों में, तो ये लंबाई हो गई। और ये एकांक आयतन में
इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ लगानी पड़ेगी मुझे, देखो ऐसे। ठीक, अब इसे यहाँ लगा देता हूँ, इस आई को भी लगा देता हूँ। आई कितना होता है, देखो आई होता है NeAVD, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इस तरीके से लगाना चाहें तो ऐसे भी लग जाएगा ये। ठीक, क्योंकि ये बल मांग रहा है। ठीक, तो बल के लिए जो है n का मान लगा दिया, n कटेगा, VD जो है ILB है ना, इसी से भाग कर देंगे। ये VD लगाने की जरूरत नहीं, आई लगा रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। ऐसे देखो, हटाओ इसको, n की वैल्यू लगाते हैं इसमें सीधे सीधे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग निकाल के क्या करेंगे। ठीक, चलिए ये हो गया आई कितना है 5 एम्पियर, लंबाई 2 पाई r गुणा n, फेरों की संख्या, ये लंबाई है, ये कुल लंबाई है सारी जिस लंबाई पे बल लग रहा है। b चुंबकीय क्षेत्र है 0.1 टेस्ला, ये रहा। और कुल जो है इलेक्ट्रॉन जो है कुल 10⁻29 गुना 10⁻⁻5 गुना 2 पाई r, और ये हो गया 20। ठीक, अब यहाँ से कुछ चीज़ कटेगी, देखो फेरों की संख्या कितनी है, ये रही फेरों की संख्या 20, ये रही फेरों की संख्या 20, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, तो कुल मिला के IB, ये रहा I, ये रहा B, और ये रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये रहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ये बस ये हो गया लो बल, ये बल है। ठीक, ये जो है आपका बल है। अब इसे हल कर लो, कितना आएगा ये। ठीक, थोड़ा सा सरल करके फिर से बताऊं, एक मिनट रुको, थोड़ा और सरल करके देता हूं। मैं इस प्रतीकों के पदों में ले लेता हूं इसको ना, प्रतीकों के पदों में ले लेता हूं। देखो ये जो है यहीं से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतीकों के पदों में लेता हूं इसको। चलिए, ये बल है मान लीजिए, और ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ILB, ये चीज़ होती है NaL, ये जो चीज़ होती है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Al होता है कुल आयतन, तो ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। IL भी कुल बल होता है। तो देखो प्रतीकों के पदों में कितना आसान होगा, देखो ये कट गया, कुल मिला के IB बटे Na हो गया, ये बल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये बल हो गया। अब इसका मान निकाल लेते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल I कितना है 5, B कितना है 0.1, N है 10⁻29, एरिया है 10⁻⁻5, और ये बल हो गया न्यूटन में। ठीक, ओके, यहां से उत्तर मिल जाएगा। देखो अब ये जो चीज़ आ रही है, देखो 10⁻5 ऊपर जाके 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻4 बचेगी, 10⁻4 ये 29 माइनस में 29, 10⁻−25 हो गया ऊपर जाके कुल मिला के। ये देख लो यहाँ से, ये 29 है, ये 4 तो 24 माइनस 25 हो गया। ठीक है, और ये 5 हो गया, ये आ गया, ये न्यूटन का बल है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना बल है। इसका उत्तर मिला देता हूँ ना, 4:25 का लास्ट वाला सवाल। जल्दी ना करें क्योंकि सवालों को ठीक से करें। ओके, डन हो गया। ओके, चलिए अब कर रहे हैं अगला सवाल। कौन सा नंबर है, याद दिलाओ, 4:26, ये नंबर है, देखो ये रहा। ठीक, चलो पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं सवाल के अंदर।
एक परिनालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, परिनालिका की जो लंबाई है, थोड़ा सा परिनालिका का चित्र बना लो ऐसे, देखो ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आसान होता है कि क्या चीज़ है, कहाँ है मामला। ये जो परिनालिका है, इसकी जो कुल लंबाई है ये वाली L, इसको बता लें पहले। L बराबर है 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देता हूँ, 0.6 मीटर। ये परिनालिका की लंबाई है। ओके, पहला काम हो गया। और जिसमें 300 फेरों वाली 3 परतें लपेटी गई हैं, तो कुल फेरों की संख्या, ठीक, 300 फेरों वाली 3 परतें, 1 परत, 2 परत, 3 परत, तो फेरों की संख्या हो गई 900। कुल फेरों की संख्या कितनी बन गई? 900, क्योंकि 300 फेरों की 3 परतें लपेटी गई हैं, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इस प्रणालिका की अगर त्रिज्या की बात करूं, यहाँ देखो ये जिस पे लिपटी हुई है, जिस करोड़ के ऊपर ये लिपटी हुई है, जैसे किसी करोड़ पे तार लपेटा हुआ है, इसकी जो त्रिज्या है ये है 4 सेंटीमीटर, यानी ये है 0.04। मैं मीटर में लिखूंगा इसको क्योंकि ज़रूरी है, बाद में गड़बड़ हो जाती है इसमें। फिर त्रिज्या जो है वो है 0.04 मीटर, जिसके ऊपर ये लपेटी गई है। ठीक है, इसके भीतर 2 सेंटीमीटर लंबा तार, 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा है। अब अक्ष के लंबवत रखा है इसके अंदर। ठीक, अब हो क्या रहा है, मान लीजिए प्रणालिका का जो अक्ष है वो ये है, ये प्रणालिका का अक्ष है, तो प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में होगा। और इस अक्ष के लंबवत अगर देखा जाए, कोई तार रखा है यहाँ पे अक्ष के लंबवत, ये तार है, देखो ऐसे, ये रहा वो तार जो अक्ष के लंबवत है ऐसे। ठीक, तो यानी ये बी हो गया। इस तार में कोई धारा बहती है तो आई हो जाएगी और बल हो जाएगा ILB। ठीक, अब इस तार का जो द्रव्यमान है, तार का द्रव्यमान नीचे की तरफ इसका भार काम करेगा, जिसे हम कहेंगे mg। तार का द्रव्यमान m हमें बताया गया है, m है 2.5 गुना 10⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम में लिख देते हैं इसको, है ये देखो, ये इस तार का द्रव्यमान है। इसका भार क्या पड़ेगा? mg पड़ेगा। नीचे की तरफ गिर जाएगा ये प्रणालिका के अंदर, यहाँ कहीं ये घटना हो रही है इसके अंदर, ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसमें एक धारा ऐसे बहा दी गई, चला दी गई तार में, देखो बताएगा ये, बैटरी द्वारा जोड़ के इस तार में एक धारा चला दी गई I का मान है 6 एम्पियर। बैटरी द्वारा जोड़ा गया, समांतर 2 संयोजकों द्वारा जोड़ के इसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी गई। ये 6 एम्पियर की धारा है। ये किसमें है? ये तार में है, ध्यान रहे, ये तार में है, ये वाला I जो है। ठीक, अब इसमें जो प्रणालिका के फेरों में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो तार का वजन संभाल सके। अब मान लीजिए तार का वजन संभालना है, तो तार पर एक बल ऊपर की तरफ लगना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ILB। तो यहाँ पर ILB जो है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ ये बल होना चाहिए, और ये बल mg के बराबर होना चाहिए। तभी ये तार जो है यहाँ टंगा रह जाएगा, इसी में टंगा रहेगा ये। ठीक, मान लो ये प्रणालिका है, ऐसे यूँ घूम रही है, और इसमें यूँ तार है लंबवत, ऐसे देखो, तो इस पर लग गया बल ऊपर को ILB, नीचे लग गया mg, तो टंगा रह जाएगा। तो ये शर्त पूरी हो जाएगी हमारी। अब हम क्या कह रहे हैं कि B जो है कितना होना चाहिए? B होना चाहिए mg/IL। ठीक, अब ये तार की जो लंबाई है ये हमें पता है, तार की लंबाई कितनी, देखो देखते हैं, 2 सेंटीमीटर लंबा तार है। ये जो तार की लंबाई है ये L बराबर ये 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना 10⁻² मीटर, ये तार की लंबाई है। ये क्या है देखो, पक्का कर लें, तार की लंबाई। ठीक, जो कि यहाँ L लग रही है बल में, हो गया। तो तार के बारे में सारी जानकारी आ गई है। तार का द्रव्यमान आ गया है किलोग्राम में, G का मान 9.8 है, लगा देंगे। तार में धारा आ गई 6 एम्पियर,
लंबाई आ गई, सब कुछ आ गया। इधर की सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो परिनालिका उत्पन्न करेगी ये कितना होगा। तो परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सूत्र होता है म्यू नॉट परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, परिनालिका की लंबाई। देखो परिनालिका की लंबाई ये रही L, ये परिनालिका वाली लंबाई है, और ये लंबाई कौन सी है, ये तार वाली लंबाई है। तो दोनों L हैं, दोनों के प्रतीक यहाँ पे क्या किए गए हैं, L किए गए हैं। तो परिनालिका की जो लंबाई है इसको L डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो क्या मान लिया, परिनालिका की लंबाई को L डैश मान लिया। तो कुल फेरों की संख्या परिनालिका में और इसकी कुल लंबाई L डैश, और इसमें धारा, ये जो धारा है ये परिनालिका में है, तो परिनालिका की धारा को क्या मान लें, I डैश मान लें। क्यों, क्योंकि इसकी धारा को क्या मान लिया, I मान लिया। अब देखो ये चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही है, ऐसे आ गया। तो परिनालिका के अक्ष पे इतना चुंबकीय क्षेत्र है, और ये चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर हो रहा है, mg/IL के। धारा ये वाली तार में है, ये तार की लंबाई है, तार का वजन है, तार का भार है। तो यहाँ से I डैश जब मैं निकाल रहा हूँ परिनालिका में कितनी धारा होगी, देखो ये मिल जाएगा मुझे mg/L डैश, ये L डैश ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा म्यू नॉट NIL, म्यू नॉट NIL, ये मेरा उत्तर है। ठीक, अब इसमें मान रख देता हूँ, देखो मैं एक एक करके। I डैश जो है कितना होगा जरा पक्का कर लें एक बार, mg, ठीक, m कितना है, आराम से रिलैक्स में आराम से करेंगे सवाल को। m कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -3, ये तार का द्रव्यमान है, ये लो लग गया तार का द्रव्यमान, पक्का तार का द्रव्यमान लग गया। g का मान 9.8 लग गया, ये लो g का मान लग गया। L डैश परिनालिका की लंबाई है, ये रही देखो, ये लग गई देखो 0.6, ठीक, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ऐसे, ठीक, यानी ऊपर की सब चीज़ें लग गई। म्यू नॉट का मान कितना होता है जरा बताओ, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7, ये म्यू नॉट का मान होता है। ये आ गया देखो लो, n फेरों की संख्या कितने n है, कितने n है टोटल बताओ, कितने n है, 300 फेरों की 3 परतें हैं, तो कितने थे 900, तो ये 900 लगा दिए, ये लग गए n, ठीक। I कितनी धारा है इस तार में, इस तार में कितनी धारा है 6 एम्पियर, ये लगा दी देखो। L इस तार की लंबाई क्या है, ये रही देखो 2 गुना 10 की घात -2, ये आ गया। अब ये जो मान है सारा ये किस में आएगा, ये आएगा एम्पियर में, परिनालिका में धारा ये आएगी एम्पियर में, ओके। अब इसको हल करके देखो क्या उत्तर बन रहा है, देखो लगभग उत्तर निकालने की बात करते हैं। 10 की पावर -2, 10 की पावर -7, तो कितनी हो गई 10 की पावर -9 हो गई, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी, तो ऊपर जो है इन चीज़ों को एडजस्ट कर दूं तो 10 की पावर 6 मिलेगा मुझे, 10 की पावर 6 मिल गया। अब 10 की पावर 6 इसको 20 कर दूं, और 20 की 120 कर दूं, 1.2 मिल जाएगा मुझे ऊपर, इससे मुझे 1.2 मिल जाएगा, ये आ गया, ठीक। नीचे 12 नमा, इसमें से 900 हटा के एक पावर यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, 900 के साथ में इसे एडजस्ट कर देता हूँ, ये 12 और ये तो 6 कट भी जाएगा, कोई खास मुद्दा नहीं। ये 12 देखो नीचे लिख देता हूँ, इसकी वजह से 12 लिख देता हूँ, और इसको 900 को जो का तो लिख देता हूँ, और ये 4 पाई जो का तो लिख देता हूँ, ये वाला 4 पाई। अभी जो 12 देखो कट जाएगा, ये 12.10 और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, ये लो, ठीक। अब यहाँ ये 2 भी कट जाएगा, 2 पावर और कम हो जाएंगी, ये लो, ठीक। तो कुल मिला के 1000, इसकी वजह से बच गया 1000, और ये बच गया 9 4 पाई 36 पाई, ये आ गया, ठीक। अब ये एम्पियर में लगभग धारा है। अब ये कितनी आएगी जरा देखें, I डैश जो है कितना आ रहा है, इसका अनुमान लगा लेते हैं, 36 या 108, 100 यानी 7 एम्पियर के आसपास, 7-8 एम्पियर के बीच में ये धारा आ रही है। अब इसका उत्तर मिला देता हूँ एक बार,
426। चार 108 एम्पियर, 108 एम्पियर, जरा चेक करें 108 एम्पियर धारा बहुत होती है। कुछ छोड़ दिया हमने यहाँ पे, इसको मैंने क्या माना था 10, तो ये हो गया 6, ये हो गया 12, और ये 12 इस 12 से गया कट, ठीक। इस 12 से 12 अगर कट गया तो 10 नहीं आएगा, यानी ये आ गया ये लो ऐसे, ठीक। अब 10,000 पूरा हो गया, एक 10 तो मिल गया। अब ये है 36, 108 36 गुना 3.14 पाई, तो 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 या 108, 108 से ज़्यादा आएगी ये वैल्यू, और 10,000 से भाग होगा तो 100 गुना 100। बात सही है, बात ठीक हो रही है, हमने कोई चीज़ कहीं गड़बड़ की है, हमने इस वैल्यू को 10 मान लिया, थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा इसकी वजह से। 4 पाई 9 जीजों का तो हैं, 9 चौक 36 पाई, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा हमने इसको कम करके बना लिया, 2 जो है हमने ले लिया है, सारी चीज़ें तो ठीक हैं। 2.5 मैंने कहाँ लगाया, ये 2.5 है, ये मैंने कहाँ लगाया, इसको देखो ज़रा, m यहाँ लगेगा ऊपर, 2.5 लगेगा, यहाँ पे 2 लगा दिया, देखो मैंने, है ना, देखो इसलिए गलती आ रही है ना, मैंने द्रव्यमान जो है 2.5 लगाना था, मैंने 2 लगा दिया, बस बस हो गया काम। ये लो, ये है 2.5, ठीक। 2.5 होने की वजह से ये 12 नहीं बनेगा, अब ये बन जाएगा 15, तो 15/12 का फैक्टर आ जाएगा, 15/12, यहाँ पे 15/12 होगा, ये 15, ये 12, 15/12 हो गया, तो ज़रा पता लगाओ कितना हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 हो गया, तो 5/4 हो गया, तो 4 चौक 16, 16 नम्मा 144, और ऊपर आ गया 50,000, 50,000 ऊपर आ गया, ठीक करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये हो गया 144 ऐसे, ठीक। और देखो कोई ढूंढ के, और कोई गलती नहीं है, नहीं। अब जरा मिला के देखो, 144 को 3 से गुणा करूं तो ये हो गया 14 या 42, यानी लगभग 500 हो गया, डन। अब ये आंसर सही आ गया बिल्कुल, 50,000 बटे 144 पाई, ठीक। ये जो उत्तर है ये आता है 108 एम्पियर, ठीक। बाकी यहाँ जो गड़बड़ी है, गुणा में भाग में जो गड़बड़ी है वो यहाँ ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, यहाँ पे यहाँ देखेंगे, क्योंकि मैंने मिला दिया आंसर लगभग, तो इसको ठीक करेंगे, देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई इसमें अब, ठीक है। वैसे मुझे दिख रहा है कि आंसर मिल रहा है, ये 50,000 बटे 144 पाई ये हो रहा है, क्योंकि जो पाई होता है वो 3 होता है, 15 या 45, 450, 108 के आसपास वैल्यू बन रही है, ठीक। चलिए अब लेते हैं 27 नंबर का सवाल, ठीक। ओके, इस वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकेंगे बस, आप 1 सेकंड का गैप है केवल। ओके डन, आ गया मैं। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास वायरलेस, इसमें बैटरी मैंने बदली, क्योंकि ये लगभग 1 घंटे चलता है, इससे ज़्यादा चलता नहीं है। तो मैं नहीं चाहता था कि इस क्लास को बीच में रोकूं, क्योंकि 2 छोटे छोटे सवाल रह गए हमारे, फिर नई क्लास करनी, सो झंझट नहीं है। ये सिंपल हो गया, ये डन हो गया बिल्कुल। कैसे परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया, कैसे परिनालिका के अक्ष के लंबवत तार रखा गया, MgILB के बराबर, ये सब हो गया, ठीक है।
अब चलते हैं 27 नंबर पे। चलिए शुरू करते हैं। 27 नंबर देखते हैं क्या मामला है। किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का ये अपना प्रतिरोध है 12 ओम है। तो गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध है तो क्या बातें आएंगी इसमें हमें देखना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर की कुंडली के प्रतिरोध को इस तरह लगा लेते हैं। देखो पहले लगा लो इसको, ये गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध है, इसको RG लिखते हैं और ये प्रतीक जो बना लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर का बना लेते हैं। ठीक, RG का मान बताया था तुम्हें, याद करो 12 ओम। ठीक, गैल्वेनोमीटर में जो धारा बहती है वो मिली एम्पियर में होती है। मैंने इस बारे में चैप्टर पढ़ाया था, आपको बताया था। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो कितनी देता है, ये 4 मिली एम्पियर। इस गैल्वेनोमीटर में जाने वाली जो धारा है वो है IG कहते हैं उसको, वो लगा लिया हमने 4 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 4 × 10⁻³ एम्पियर। देखो ये धारा बह रही है इसमें। ठीक, आप इस गैल्वेनोमीटर को 18 वोल्ट प्रास वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। अब मान लीजिए मैं इस पे 2 बिंदु लेता हूं, बिंदु A और बिंदु B। ठीक, मैं इस 2 बिंदुओं को कहाँ जोड़ूं कि मुझे विभवांतर 18 वोल्ट मिल जाए। अब देखिए अगर मैं सीधे सीधे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 18 वोल्ट बना लूं तो होगा नहीं, क्योंकि 18 वोल्ट विभवांतर बहुत होता है। ये धारा फिक्स है, ये RG फिक्स है, तो कुल मिला के कितना विभवांतर मुझे प्राप्त हो सकता है। तो आप भी देख रहे हैं कि जो विभवांतर बनेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का बहुत कम बनेगा, क्योंकि ये विभवांतर होता है IR, तो IG RG लगा दूंगा, बहुत कम विभवांतर बनेगा। 12 चौक 48 मिली वोल्ट का केवल विभवांतर बनेगा, यानी गैल्वेनोमीटर में केवल मुझे 48 मिली वोल्ट का विभवांतर मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि विभवांतर बढ़े, 18 वोल्ट तक जाए, ये वोल्ट मीटर बने। तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ में एक श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देता हूं बहुत बड़ा। ये लगा दिया, ये बाहरी प्रतिरोध मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब मेरे पास एक बिंदु ये हो गया, ये बिंदु हो गया मेरे पास A, ये बिंदु हो गया मेरे पास B। ठीक, और ये मानी हुई है मैंने धारा की दिशा। तो अब मैं देख सकता हूं कि VA माइनस VB ये मैं बना लूंगा अधिकतम 18 वोल्ट कह रहा जी, बना दो 18 वोल्ट। बात सीधी हो गई। VA माइनस VB क्या है, I और जितना भी R है सारा, तो कितनी धारा है, IG की धारा है, कुल R है RG, और जो बाह्य प्रतिरोध तुमने लगाया वो, और ये हो गया 18। बहुत सस्ते में काम हो गया, वोल्टमीटर बन गया। वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे श्रेणी क्रम में एक अधिक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर जितना हमें चाहिए हम उतना बना लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो सुई घूमती है पॉइंटर, वो फिर वोल्टमीटर के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। हम उसको कहते हैं तालमेल बिठाना, कैलिब्रेशन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, उसको सेट कर लेते हैं। वो बाद की बात है सेट करना। मुख्य क्या है कि श्रेणी क्रम में R लगाया तो वोल्टमीटर जैसा हो गया। अब मान निकाल दो, IG का मान डाल दो 4 × 10⁻³ RG का मान 12 डाल दो, और R का मान पता नहीं, ये आ गया 18। ठीक, अभी जो 4 है यहाँ पर इसमें गड़बड़ है, क्योंकि 4 के हिसाब से आंसर मिलता नहीं है। ये जो है ना, ये 4 मिली एम्पियर की नहीं बल्कि 3 मिली एम्पियर की ये धारा है। देखो मैं NCERT अंग्रेजी वाली लेता हूँ, हिंदी वाली NCERT में ना ये 4 मिली एम्पियर लिखा है, ध्यान रखना।
अब मैं इसे ठीक करूँगा, मेरे पास अंग्रेजी वाली एनसीईआरटी पड़ी है, देखो मैं इसको देख के ठीक करूँगा अब, क्योंकि यहाँ पे ना इसमें दोनों में मैं सही बता दूंगा आपको। 3 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर है, दूसरे वाले में 4 है, यानी इसमें जो धारा है वो 3 मिली एम्पियर है। तो ठीक कर लो इसको। देखो ये जो चीज़ है, क्योंकि पीछे उत्तर नहीं मिलेगा, पीछे उत्तर नहीं मिलेगा, ये चीज़ मिस प्रिंट हो रखी है हिंदी की एनसीईआरटी में, हो सकता है आप वाली में ना हो। ठीक, तो क्या करें, ठीक करें। ये देखिए 3 मिली एम्पियर कर देता हूँ, ये कर दिया 3 मिली एम्पियर, और ये कर दिया 3 मिली एम्पियर, ये आ गया देखो। ठीक, सीधा हो गया। अब ये आ गया 12 प्लस R, ये सीधा हो गया 6000। ओके, तो कितना आएगा R, 5888। R का जो मान आया कितना आया, 5888। देखो आया कि नहीं आया। 6000 में से 12 घटेंगे तो ये आ गया वह प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर के साथ तुम्हें लगाना है वोल्टमीटर बनाने के लिए। हालांकि ये वोल्टमीटर कैसे बनाए जाते हैं, ये पहले हम चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमें पता है इसके बारे में कैसे होता है ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर के सवाल में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अट्ठाईस नंबर का सवाल, इस चीज़ को हटा लेते हैं यहाँ से। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, ए, और ये बिंदु है अब बी, बिल्कुल। और सवाल है 28 नंबर का, 4/28, बिल्कुल आखिरी सवाल पर तुम पहुँच गए हो। बहुत मेहनत की है तुमने, पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर पूरा हल कर दिया, शाबाश। ठीक, मेरी बात नहीं, मैं तो कई सालों से पढ़ाई रहा हूँ, तुम फुल कोर्स में इसे पूरा कर रहे हो, बड़ी बात है। ठीक, तो इसमें क्या दिया, देखते हैं क्या करना है 28 नंबर में, जरा देखें एक बार। किसी गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। तो ये जो प्रतिरोध है इस बार कितना है भाई, ये कितना है भाई, ये हो गया 15। तो इसे 2 को हटा देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, ये 15 हो गया। लो, ये आ गया 15। इस बार जो धारा है वो कितनी है, वो 4 मिली एम्पियर है। ये लो 4 हो गई इस बार, बस इतना सा परिवर्तन आया। इसके बाद क्या कहता है, इसे 6 एम्पियर प्रास वाले एमीटर में कैसे बदलना है। 6 एम्पियर प्रास वाला, प्रास है मतलब 0 से 6 एम्पियर तक मेजर हो सके। देखिए बात क्या होती है, इसमें जो धारा है वो यही रहेगी, इसमें धारा यही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, पक्की बात। अब मान लीजिए मैं इस सर्किट को कुछ ऐसे बनाऊं, यूं, और यहाँ एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा लूं जिसे मैं कहता हूँ शंट, उसे कहते हैं शंट। ठीक, RS, क्या बोलते हैं इसको, शंट, शंट प्रतिरोध बोल देते हैं, शंट कहते हैं। शंट के आगे प्रतिरोध नहीं लगाते, इसका नाम शंट है। ठीक, अब इसके बाद जो मुख्य धारा है वो यहाँ से बहा दूँ, ये मुख्य धारा बहाई, देखो मैंने, ये मुख्य धारा परिपथ की, ये मुख्य धारा है, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, I। ठीक, और यही मुख्य धारा यहाँ से निकल जाएगी, तुम जानते हो भाई, किरचॉफ के नियम लगाओगे, ये वो सब, ये I निकल जाएगी बाहर। ठीक, अब यहाँ इस I में से इधर को जाएगी कितनी धारा, IG, नीचे को आएगी कितनी धारा, इसमें कितनी आएगी बच्चों, I माइनस IG आएगी इसमें, देखो पक्का भाई। I में से IG उधर चली गई, इधर चली गई। अब तुम देख रहे हो ये दोनों समांतर में हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब इनके विभवांतर बराबर हैं। जितना विभवांतर A और B के बीच में है, इतना ही विभवांतर बिंदु C और D के बीच में भी है। यानी धारा की दिशा में जाने पे देखें विभवांतर घटता, तो यानी तुम ये कह सकते हो कि VA माइनस VB बराबर है सर VC माइनस VD के। यही तो है विभवांतर, और क्या है। अब ये जो विभवांतर है कितना बताओ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है IGRD, इसी प्रतिरोध के कारण है विभवांतर में गिरावट। ठीक, यहाँ से विभवांतर यहाँ तक कितना कम होगा भाई, इसी कारण होगा, और कौन है भाई यहाँ। ठीक, चलो IGRG ये आ गया। ठीक, इसमें C से D तक इसके कारण होगा, तो कितना हो गया, I माइनस IG और RS हो गया।
ठीक, जो मुख्य धारा है वो कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, कितनी धारा नापना चाहते हो, बताओ 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 बताओ। 6 एम्पियर तक नापना चाहते हो, ये धारा 6 एम्पियर तक, 0 से 6 एम्पियर तक हूँ अधिकतम। ठीक, तो क्या करें, अधिकतम धारा का मान लगाएंगे यहाँ, इससे पता लगेगा भाई शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ये भी तो फिर बदलता है, यहाँ धारा का मान बदलते हो इसका मान बदलेगा, तो अधिकतम धारा का मान लगा लो ताकि तुम्हें इसकी वो वैल्यू मिल जाए जो कम से कम वैल्यू होगी। ठीक, चलिए, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये बढ़ा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, तो क्योंकि ये चीज़ क्या है, देखो ये चीज़ ये कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा। ओके, चलो निकाल लेते हैं, आर एस निकाल देते हैं, आई जी आर जी आई माइनस आई जी, ये तुम्हारा सूत्र है जो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलता है। ठीक, इसमें अगर ऐसा होता है आई बहुत बड़ा आई जी, ठीक, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता है तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसको छोड़ देते हैं और इस चीज़ को याद कर लेते हैं, आर एस, जो गलतियाँ हो रही है वो बताऊँगा मैं, आर जी, इसको छोड़ दिया आई, ठीक, सीधा इसको याद कर लिया। तो देखो ये जो सूत्र है ये अधूरा है, क्योंकि इसमें आई जी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हो सकता है आई जी का मान इतना कम ना हो सकता है ये शंट बहुत कम ना हो, तो पूरा सूत्र लगाना है, हमेशा ध्यान रखें, पूरे सूत्र पर काम करना है। चलिए अब निकालते हैं शंट प्रतिरोध, आई जी 4 मिली एम्पियर है, ये लो, आर जी 15 है, ये लो, करंट 6 तुम्हें नापनी है, इसमें से 4 मिली एम्पियर घटेगी ऐसे। ठीक, ये आ गया, कुल मिला के ये तुम्हारा उत्तर है। अब इसमें देखो ये जो चीज़ है 6, ये इससे बहुत बड़ा है, यानी यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो आई है बहुत बड़ा है आई जी से। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अगर बड़ा नहीं होगा तो नहीं छोड़ेंगे, वैल्यू डाल देंगे, कुल मिला के इस चीज़ को हल कर देंगे, जो भी आएगा वही उत्तर होगा, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पे छोड़ देंगे इसको तो सीधा हो जाएगा, देखो ये 15 चौका 60 बटे 10, 10 की पावर -3, ये आ गया देखो। तो ये हो गया 10 मिली ओम, लिख सकते हो तुम इसको, या तो ऐसे लिख दो, या दूसरा कारण क्या बताओगे 0.01, यानी ये भी लिख सकते हो 0.01 ओम, ये भी लिख सकते हो देखो, या 10 मिली ओम लिख सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी आंखों के सामने है ना। कुल मिलाकर ध्यान रखना है कि इस पूरे के पूरे सूत्र को लगाना है, जो भी आएगा उसके हिसाब से। ठीक, जो भी यहाँ बनेगा उसके हिसाब से। अब तुम देखोगे ये तो बहुत कम वैल्यू, छोड़ देना, वो वाला बात की बात है। मुख्य सूत्र ये है, इसी को याद करना है, इसी को ड्राइव करना है पेपर में, इसी पे काम करना है। ओके, डन। चलिए, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा हो चुका, डन। ओके, बाय।